हेलो लर्नर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाइट्स में। और हम पढ़ रहे हैं SCERT की साइंस की बुक, जिसमें आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 9 जंतुओं और पौधों में परिवहन। तो डेली मैं कोशिश करूँगी कि 2 चैप्टर अपलोड कर दूँ, जिससे कि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं साइंस की बुक में। 21 चैप्टर हैं, तो जो कि जल्दी से कवर हो जाएं और सभी के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ पाएँ। तो जंतुओं और पौधों में परिवहन का ये आज का जो चैप्टर है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इन चैप्टर से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं बुक से, यानी कि SCERT की बुक से ही आते हैं। तो इन बुक्स को आप ज़रूर पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जंतुओं और पौधों में परिवहन। जरा सोचिए कि सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः जाती कहाँ है। ये ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। मनुष्य में परिसंचरण। लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एम सुपर टेट 2021 के कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलकर, जो आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, हिंदी, लाइफ एंड टेक स्किल्स, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, EVS एंड SST, संस्कृत, CDP एंड कंप्यूटर। हर एक सब्जेक्ट जो सुपर टेट में पूछा जाता है, सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा इस कोर्स में, जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप आज ही एनरोल करवा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल का कोर्स भी स्टार्ट किया गया है और ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीटेट की तैयारी आप लोगों की अभी अधूरी रह गई है, तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी, जो कि आपको पढ़ाएंगी हिमांशी सिंह। और ये सीटेट 2021 के लिए है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और जनवरी 30 तक ये चलेंगी। इसका जो टाइमिंग है लाइव क्लास का वो है 5 बजे का, तो आप इसको अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप रेफरल कोड या अनलॉक कोड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, या फिर आप किसी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो उसका जो प्राइस है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको बस एक बार ही पे करना है उस मंथ्स के लिए, और उन मंथ्स में जितने भी कोर्स या जितने भी बैच स्टार्ट होंगे, जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा, आप उन सभी कोर्स को पढ़ सकते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है वो गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें आलिंद या अलिंद, और 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग, दायां अलिंद व दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बायां अलिंद या बायां निलय
में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन या शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 बार। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हृदय का एक पिक्चर दिया हुआ है। हृदय के रक्त शरीर के विभिन्न भागों से नलिकाओं द्वारा आता है और हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अशुद्ध रक्त यानी कि शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है और दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है और बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि शुद्ध रक्त होता है, धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर फ्लो चार्ट के द्वारा ये समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। शरीर में फुफ्फुस धमनी अपवाद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता और फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदनों को मापने के लिए आला यानी कि स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करता है। रुधिर की वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धमनियाँ। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये शरीर की गहराइयों में स्थित होती हैं। शिराएँ क्या होती हैं? ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में कम गहराई में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। केशिकाएं क्या हैं? शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां और शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। शरीर पर खरोंच लगने पर या कट जाने पर आपको लाल रंग का जो बहने वाला पदार्थ होता है, उसे हम रुधिर कहते हैं। जो कशेरुकीय जंतु होते हैं, उनमें रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन कुछ अकशेरुकीय जंतु में भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का ना होकर रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। रुधिर कणिकाएं। रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं गोल तश्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिच की होती हैं और प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसके बाद इसका जो कार्य है, मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है और रक्त की लाल कणिका ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, WBC। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी और केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होता। इनका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक का होता है और ये कणिका कई प्रकार की होती हैं। इनका क्या कार्य है? शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो और श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटे केंद्र विहीन द्वितलीय प्लेटनुमा होते हैं। 1 घन मिमी रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है और इनका जीवन काल 8 से 10 दिन तक का होता है।
रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पुरुषों के 1 घन मिमी रक्त में आरबीसी की जो संख्या होती है 55 लाख से तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। मनुष्य के 1 घन मिमी रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं। डेंगू रोग का नाम आजकल काफ़ी चर्चित है, जो विशेष जाति के मच्छर के काटने से होता है। प्लेटलेट्स की संख्या इस रोग में कम होने लगती है और इनकी संख्या की जानकारी से इस रोग का पता चलता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो डेंगू रोग का पता चल जाता है। रुधिर प्लाज्मा यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल और 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवण के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। इसके बाद रुधिर का जमना, इसके लाभ, शरीर के किसी भी अंग के कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। रक्त नलिकाओं के कट जाने से रुधिर बाहर निकल के बहने लगता है और बहते रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान पर ऊपर जम जाता है। रुधिर कैसे जमता है? रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है जिसे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती हैं, जो रेशे की भांति होती हैं। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं और इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना क्या होता है? रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है और जिसे हम सीरम कहते हैं। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग के बारे में भी दिया हुआ है। रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 से 1943 तक इनका समय काल है नामक वैज्ञानिक की खोज के फलस्वरूप पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले व्यक्ति का जो रक्त वर्ग है वो समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो जो रुधिर ले रहा है उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अगर रुधिर वर्ग समान नहीं होगा तो रक्त लेने वाले के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देगा। उपयुक्त खोज ने यह बताया कि मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, एक प्रतिजन और दूसरा प्रतिरक्षी। खोजों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 भागों में यानी कि वर्गों में बांटा गया है ग्रुप में, और ये ग्रुप हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। 4 वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। रुधिर के थक्के के समान जमना तभी होता है जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी साथ साथ उपस्थित हो। अगर ये रक्त जम जाता है, इसका बहाव रुक जाता है, तो जो रक्तग्राही है, जो रक्त दे रहा है, उसकी मृत्यु हो सकती है। रुधिर वर्ग का महत्व। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ है और इससे हमें पता चला है कि किस वर्ग के व्यक्ति को कैसा रक्त देना चाहिए। ब्लड बैंक की बात करेंगे। रक्तदान के महत्व को तो जान चुके हैं और ऐसे केंद्र जहाँ पर रक्त मिलता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। अस्पतालों में दाताओं का रुधिर लेकर रुधिर वर्ग को ज्ञात किया जाता है कि किस ग्रुप का ये ब्लड है और रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद जब ब्लड ग्रुप निर्धारित हो जाता है तो रक्त को आधुनिक उपकरण और विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच की प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद आप रख सकते हैं। सोडियम साइट्रेट को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है और इस प्रकार रखा गया रुधिर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। जहाँ पर ये रुधिर रखा जाता है उसे हम रुधिर बैंक कहते हैं और विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है।
तो रक्तदान क्यों? रक्त का आदान प्रदान। आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन दाता और कौन ग्राही हो सकता है। अगर रुधिर वर्ग ए वाला है तो वो ए वाले और ए बी वाले दोनों को दे सकता है। बी अगर दाता है तो वो ग्रुप बी वाले को और ए बी जिसका है उनको दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले का ही ले सकता है और ओ जो है वो सभी को दे सकता है अपना ब्लड। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रुधिर वर्ग ओ जो है वो सर्वदाता कहा जाता है और रुधिर वर्ग ए बी जो है उसे हम सर्वग्राही, यानी वो किसी भी वर्ग के ग्रुप के जो ब्लड है उससे ले सकता है। रुधिर आदान के लिए समवर्गीय व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। पौधों में परिवहन। अब आपने पौधों को पानी डाला होगा और किसी को पानी डालते देखा होगा। दरअसल पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों के बने होते हैं। दारू जिसे जाइलम बोलते हैं, पोषवाह फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा घोल के रूप में पौधे के समस्त भागों में पहुंचता है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन वितरित करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनियाँ तथा रक्त होते हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियाँ और शिराओं में प्रवाहित होता है और हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण तथा प्लेटलेट्स रक्तस्राव के जमने में सहायक होती हैं। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ए बी तथा ओ। शरीर में रुधिर की कमी होने के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। जल और खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक जाइलम है और पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम द्वारा होता है। तो दोनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। और रुधिर की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हाँ, अभ्यास प्रश्न हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन होता है, तो बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है हमने। इसका सही आंसर होगा अ, जाइलम के द्वारा। जल और जाइलम ध्यान रखें। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स, पंखे के नीचे रखकर। तीसरा क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस वर्णक का कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और फोर्थ क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, तो सही आंसर ऑप्शन बी 72। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वह है जीवों में उत्सर्जन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।